हेलो दोस्तों, नमस्ते। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो अपन है जो भू संचलन का टॉपिक पढ़ रहा था, उससे पहले मैं आपके सामने क्वेश्चन लेके आया हूँ। अपन ने जो प्रीवियस पढ़ा है, अब मैं डेली कोशिश करूँगा कि ये क्वेश्चन है जो पहले से व्हाइट बोर्ड पे लिख दूंगा, ताकि इसका जो आंसर है आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और उसके बाद है जो कल इसका क्वेश्चन का आंसर है जो मैं क्लास में करवा दूँगा डिटेल के साथ, व्याख्या के साथ। तो सबसे पहले तो अपन एक बार है जो क्वेश्चन के बारे में चर्चा कर लेते हैं कि क्वेश्चन मैंने क्या बनाया है। ठीक है, क्वेश्चन ऐसे नहीं है कि जो उठाया मन से दे दिया। क्वेश्चन है जो एग्जैक्ट जो बना के दिया है एग्जाम में, मैं आने लायक जैसे क्वेश्चन ऐसे ही बनाऊंगा। ठीक है, तो इसमें क्या दिया रखा है, निम्नलिखित में से कौन सा यहाँ से पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना से संबंधित जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष अपन सोर्स पढ़े थे, उसमें से ये क्या कह रहा है कि अप्रत्यक्ष सोर्स नहीं है। कि अप्रत्यक्ष जो प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष सोर्स पढ़े थे, तो इसमें क्या पूछा कि अप्रत्यक्ष जो सोर्स नहीं है। ठीक है, तो इसमें से पहला जो दे रखा है, इसमें जो उल्का पिंड है, या धरातलीय चट्टानें हैं, या फिर ये जो गुरुत्वाकर्षण है, या फिर ये चुंबकीय क्षेत्र है, या इसमें से जो ज्वालामुखी उद्गार है, या भूकंप, ये मैंने अच्छा इसमें जो अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष स्रोत मिला करके लिखे। तो इसमें से आपको ऑप्शन दे रखा है, पहला 1 2 या 3 या 1 3 4 या 2 3 या 1 6। इसमें से आपको कौन सा है कि अप्रत्यक्ष सोर्स कौन सा नहीं है। ठीक है, ये ध्यान रखना, प्रत्यक्ष नहीं अप्रत्यक्ष सोर्स नहीं है ये पूछा है। ठीक है, तो वो आपको है जो इस आंसर है जो कमेंट बॉक्स में जो आपको जवाब देना है। ठीक है, तो इसको एक बार मैं इरेज कर देता हूँ। फिर अपन देखिए, अब अपन जो भू संचलन के बारे में जो टॉपिक स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अब इसमें जो अपन जो पढ़ेंगे, अपन ने जो भ्रंश के बारे में कल जो विस्तृत लास्ट क्लास में देख लिया था। अब इसमें जो अपन जो क्षैतिज संचलन के कारण जो संपीड़न होता है या बंकन होता है, उसके कारण अपन जो भूपटल पर बंकन या मुड़न के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, भूपटल पर भूपटल पर है जो बंकन बंकन या जो मुड़ा, इसके बारे में जो अपन अध्ययन करेंगे। ये किस कारण होता है, ये जो संपीड़न बल के कारण होता है। तो संपीड़न बल क्या होता है, जो पृथ्वी के आंतरिक जो शक्तियों के कारण धरातल पर जो प्लेटें हैं एक दूसरे की ओर गति करती है, तो उसके कारण जो प्रक्रिया होती है, तो उसको अपन जिसमें समवलन है, वलन जैसी घटनाएं होती है, तो उसको अपन कह सकते हैं कि पृथ्वी की आंतरिक आंतरिक शक्तियों के कारण प्लेटें क्या करेगी, क्षैतिज संचलन के कारण क्षैतिज संचलन के कारण क्या होगा, क्षैतिज संचलन के कारण आमने सामने आमने सामने गति करेगी करेगी आमने सामने गति करेगी, जिस कारण धरातल पर है जो समवलन या फिर वलन जैसी जैसी क्रियाएं होगी। क्या क्रिया होगी, या तो समवलन होगा, या जैसे वलन जैसी क्रिया होगी। तो इसमें अपन सबसे पहले देखेंगे कि समवलन क्या होता है। ठीक है, समवलन के अंदर देखेंगे समवलन के अंतर्गत क्या होगा, ये बड़े भूभाग पर होती है। वलन और समवलन दोनों एक जैसी है, परंतु समवलन क्या है, ये विस्तृत भूभाग पर होती है। क्षैतिज संचलन के कारण क्षैतिज संचलन के कारण यह विस्तृत भूभाग पर क्रिया होती है। ठीक है, कौन से भाग पर, क्षैतिज संचलन के कारण ये क्या होगी, विस्तृत लंबे भूभाग पर हजारों किलोमीटर पर भाग पर ये क्या होगी, क्रिया होगी। तो इसके भी क्या होगा, इसके भी अपन कह सकते हैं कि तीन रूप है। इसके भी क्या है, तीन रूप हैं। इसके भी क्या है, तीन रूप है या तीन प्रकार है। सबसे पहले अपन इसमें पढ़ेंगे उत्सम वाला। ठीक है, सबसे पहले इसमें क्या पढ़ेंगे अपन, इसका एक प्रकार है उत्सम वलन। उत्समोलन, इसके अंतर्गत क्या होगा, क्षैतिज संचलन के कारण क्या होगा, जो क्षैतिज संचलन होगा तो उसके कारण इसमें क्या हो जाएगा, क्षैतिज संचलन के कारण कह सकते हैं कि जो धरातलीय भाग है जो गुंबदाकार हो जाएगा। ठीक है, क्षैतिज संचलन के कारण क्षैतिज संचलन के कारण धरातलीय
भाग संपीड़न होगा, संपीड़न होगा जिसके कारण है जो धरातलीय भाग गुंबद के रूप में ऊपर उठ जाता है। क्या हो जाएगा? क्षैतिज संचलन के कारण क्या हो जाएगा? जो धरातलीय भाग है जो संपीड़न होगा, संपीड़न के कारण क्या हो जाएगा? धरातलीय भाग के गुंबद के रूप में क्या हो जाएगा? ऊपर उठ जाता है। ठीक है, अगर इसका मैं डायग्राम बना कर दिखाऊं तो ये अपन मान लीजिए कोई भी भाग लीजिए, इसमें इस प्रकार भी बल लग रहा है, इस प्रकार भी बल लग रहा है, तो इसमें क्या हो जाएगा? ये इस प्रकार है जो ऊपर उठ जाएगा, इस प्रकार क्या हो जाएगा? इस प्रकार है जो गुंबदाकार के रूप में, ये अपन कह सकते हैं गुंबदाकार। ठीक है, ये क्या हो गया? गुंबदाकार है जो इस रूप में है जो ऊपर उठ जाएगा, इसको अपन है जो क्या हो गया? उत्समवलन कहते हैं। ठीक है, इसका एक दूसरा प्रकार है, इसको अपन कह सकते हैं कि कौन सा होता है? असमवलन। दूसरा प्रकार कौन सा हो जाएगा? असमवलन। इसमें क्या हो जाएगा? इसमें जो धरातलीय है, इसमें क्या हो जाएगा? क्षैतिज संचलन के कारण क्या हो जाएगा? जो धरातलीय भाग है वो नीचे की ओर है जो घुमाव आ जाएगा। ठीक है, नीचे धस जाएगा, यानी इसमें क्या कर सकते हैं कि क्षैतिज संचलन के कारण, क्षैतिज है जो संचलन के कारण धरातलीय भाग है नीचे की और ये जो धस जाता है यहाँ मुड़ जाता है। ठीक है, इसमें अगर अपन इसका डायग्राम देखें तो इसमें क्या हो जाएगा? इसमें मान लो ये कोई धरातलीय भाग है, अगर कोई बल लगा तो ये इसमें है जो इस प्रकार की जो घटना हो जाएगी। ठीक है, तो ये अपन कह सकते हैं नीचे की ओर है जो धस गई, ये क्या हो जाएगा? नीचे की ओर है जो धस जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये बात यहाँ तक आपको समझ में आ गई होगी। तो इसके दो प्रकार है, एक तो तीन प्रकार। ठीक है, इसको अपन तीन भागों में बांट दें, उत्समवलन, असमवलन और दूसरा इसका हो जाएगा वर्ध समवलन। अगर इसका मैं तीसरा प्रकार है जो इसको मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, अपन है जो वर्ध समवलन। ठीक है, वर्ध समवलन क्या होगा? इसके अंतर्गत अपन कह सकते हैं कि जो उत्समवलन या जो असमवलन है, दोनों एक साथ क्रिया होती है। इसके अंतर्गत क्या होता है? इसके अंतर्गत है जो उत्समवलन या प्लस क्या कहते हैं अवसमवलन। ठीक है, अब है अवसमवलन जैसी क्रिया दोनों क्या होगी? एक साथ होगी। या फिर कह सकते हैं कि अवतल अभिनति और अपनति का निर्माण होगा। इसका यहाँ क्या कह सकते हैं? अपनति या फिर अभिनति, ये दोनों एक साथ क्रिया होगी। ये क्या होती है? ये जो हजारों किलोमीटर पर होता है, हजारों किलोमीटर पर ये विस्तृत भूभाग पर होता है, इसके कारण इसको नाम दे दिया है वर्ध समवलन। इसमें क्या होती है? दोनों क्रिया शामिल होती है। या तो उसको अपन क्या कह सकते हैं? उत्समवलन या असमवलन या फिर अपनति या अभिनति। इस प्रकार अगर इसका डायग्राम बनाओ तो ये इस प्रकार की जो आकृति बनती है, इसको अपन क्या कह सकते हैं? वर्ध समवलन कह सकते हैं। तो ये इसके कितने प्रकार हो गए? तो ये इसके जो अपन कह सकते हैं कि तीन प्रकार हो गए समवलन के। ठीक है, अब अपन जो वलन के बारे में देखेंगे कि वलन के प्रकार से पहले अपन देखेंगे कि वलन की संरचना। अगर आपको समवलन और वलन में दोनों एक जैसी आकृतियां निर्मित होगी, परंतु उसमें डिफरेंट है जो ये जो क्या कहते हैं? समवलन है जो विस्तृत भूभाग पर होता है। इसमें मैंने देखिए ये क्या होता है? ये जो विस्तृत भूभाग पर घटना होती है या विस्तृत भूभाग पर है जो क्रिया होती है। ठीक है, इसको अपन क्या कह सकते हैं? समवलन है जो कहते हैं। और जो वलन है या जिसमें लहरनुमा मोड़ पड़ता है जो एक छोटे से भूभाग पर होती है, तो उसको अपन है इसको अपन एक बार मैं साफ कर देता हूँ, फिर हम आगे की ओर चलते हैं। अब अपन जो इसमें देखेंगे जो वलन है उसकी प्रक्रिया के बारे में देखेंगे। ठीक है, वलन के अंतर्गत क्या होता है? वलन के अंदर क्या होगा? जो पृथ्वी के अंतर्जात या अंतरिक्ष शक्तियों के कारण क्या होता है? जो एक दूसरे की ओर गति करती है, जिसमें क्या होता है? लहरनुमा मोड़ पड़ जाती है। इसमें भी क्या होती है? लहरनुमा मोड़ पड़ जाते हैं। तो क्षैतिज संचलन के कारण, क्षैतिज संचलन के कारण क्या होता है? संपीड़न होता है, संपीड़न होता है। अपन कह सकते हैं जिससे धरातल
पर है जो लहरनुमा मोड़, यहाँ अपन कह सकते हैं कि वलन पड़ जाते हैं, ठीक है, पड़ जाते हैं। यह समवलन की तुलना में है जो छोटे भाग पर होता है, छोटे भाग पर होता है, ठीक है। तो इसमें पर आप याद रखोगे संपत्ति का काम क्या होता है, लहरनुमा इस प्रकार की जो आकृतियां बन जाएगी, इस प्रकार की जो आकृतियां जो बढ़ जाएगी, या फिर इस प्रकार की भी हो सकती है, क्योंकि इसको अपन विभिन्न प्रकार के सममित क्या है, असममित क्या है, या एक दिन क्या है, या अवलन जैसी जो सभी प्रकार इसको अपन जो प्रतिफलन क्या हो सकता है, या जो निर्वाह खंड है, इसके बारे में जो डिटेल में जो पढ़ेंगे, तो इसको एक बार अपन करते हैं कि जो वलन से संबंधित, संरचना से संबंधित जो शब्दावली है उसके बारे में अपन अध्ययन करें। तो वलन से संबंधित एक बार है जो शब्दावलियों के बारे में अपन देखेंगे, तो उसमें जो इसमें देख सकते हैं वलन की संरचना संबंधी ये जो शब्दावली यहाँ अपन एक मान लो कोई भी, जैसे मानिए ये एक वलन बना दें, ठीक है, ये एक क्या हो गया, तो वलन होगी इस प्रकार का, ये मान लो ये वलन है, तो वलन की इस भुजा को, ये क्या भुजा है, या ये क्या है, या इस प्रकार के आकृति में जो इसके जो विभिन्न भूभाग है, इसको अपन जो बारीकी से अध्ययन करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले अपन इसमें देखेंगे कि वलन का शीर्ष या क्रस्ट क्या होता है, इसमें अपन देख देंगे वलन का शीर्ष। वलन का शीर्ष क्या होगा, तो इसको अगर अपन देखेंगे तो वलन का शीर्ष क्या हो जाएगा, वलन का जो ये इस वलन का शीर्ष है, इसका आकार क्या होगा, इसका आकार है जो उत्तल का आकार होगा, इसका आकार क्या होगा, इसका आकार उत्तल होगा, ठीक है। और ये उत्तल होगा, और ये क्या होगा, ये वलन का जो सर्वाधिक ऊंचा भाग होगा, उसको अपन जो वलन का शीर्ष कह सकते हैं। इसको अपन कह सकते हैं कि वलन के स्थल का शीर्ष भाग को वलन का शीर्ष कहते हैं, वलन का शीर्ष कह सकते हैं। इसको शीर्ष को आप जो क्रस्ट के रूप में याद रख सकते हैं, ठीक है। वलन का इसको ये किस प्रकार, अगर मैंने मान लीजिए ये कोई वलन बनाया, ठीक है, ये मान लो वलन है, तो वलन का अगर जो शीर्ष होगा, जो सबसे ऊंचा भाग होगा, उसको अपन ये वलन का क्या हो गया, ये वलन है एक प्रकार का, तो वलन का ये क्या हो गया, समोच्च बिंदु हो गया, तो इसको अपन जो क्या नाम दे दिया, वलन का शीर्ष। इसको अपन क्या कह सकते हैं, वलन का ये जो शीर्ष है, ठीक है। अगर मैं अपना हाथ को मोड़ूं, तो ये अंगुली जो आपको अंगूठे का समान दिखाई देता है, तो इसमें जो सबसे ये ऊपरा हुआ भाग दिखाई देगा, तो इसको अपन क्या कह सकते हैं, वलन का शीर्ष। तो आप याद रखोगे, तो वलन के स्थल का जो शीर्ष भाग होगा, उसको अपन जो वलन का शीर्ष कह सकते हैं, सर्वाधिक ऊंचे वाला भाग उसको अपन वलन का शीर्ष कहते हैं, ठीक है। और उसमें दूसरा आ जाएगा वलन की द्रोणी, ठीक है, वलन की द्रोणिका, इसमें कह सकते हैं ये वलन का सबसे निचला भाग या हिस्सा होता है। इसका आकार अवतल है। इसका आकार कैसा होता है, अवतल होता है। तो वलन का द्रोणी अपन कह सकते हैं कि क्या होगी, जैसे ये वलन है, मान लीजिए ये वलन, तो ये वलन का ये तो क्या आ जाएगा, वलन का शीर्ष हो जाएगा, ये तो क्या आ जाएगा, शीर्ष हो जाएगा। और ये भाग क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा द्रोणी या द्रोणिका कहलाता है, जो वलन का सबसे नीचे वाला भाग होता है। और ये किस प्रकार का, इसका आकार कैसा होता है, अवतल के समान इसका आकार हो जाएगा। तो ये आप है जो वलन की शीर्ष क्या होती है, वलन की द्रोणी, ये जो शब्द कभी एग्जाम में पूछे जाएंगे, तो आप इसको है जो ध्यान रखोगे। आगे अपन एक बार मैं इसको है जो इरेज कर देता हूँ, फिर अपन जो इसमें जो वलन की भुजा है, तो उसको बारे में पढ़ेंगे। तो एक बार मैं यही कह देता हूँ, ठीक है, वलन की भुजा, वलन की भुजा। तो वलन की भुजा आप देखो, ये क्या हो गया, ये शीर्ष से लेकर के द्रोणी तक का, अगर ये भाग अपन देखेंगे, तो ये क्या हो जाएगी, वलन की भुजा। ये क्या हो जाएगा, ये भाग है जो वलन का शीर्ष से वलन के द्रोणी तक का भाग है, उसको अपन क्या कह सकते हैं, वलन की भुजा। वलन के शीर्ष से द्रोणी तक का पार्श्व भाग को
वलन की भुजा कहा जाता है। तो वलन का क्या हो जाएगा, वलन के जो शीर्ष है और उससे द्रोणी तक का जो भाग हो जाएगा उसको अपन जो वलन की ये जो भुजा कह देंगे। ठीक है, ये क्या हो जाएगी, वलन की ये जो भुजा हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद अपन जो इसमें पढ़ेंगे वलन का अक्ष है जो उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, वलन का जो अक्ष के बारे में परिभाषा देखते हैं तो उसको एक बार में साफ कर देता हूँ। अब अपन जो इसमें क्या करेंगे, वलन का जो अक्ष है उसके बारे में अपन देखेंगे। ठीक है, वलन का अक्ष, एक है वलन का अक्ष और एक है वलन का अक्षीय तल। ठीक है, अक्षीय तल और वलन का अक्ष क्या होता है। ठीक है, तो अपन कह सकते हैं वलन के बीच का भाग, वलन के बीच का भाग। ठीक है, बीच का भाग में अपन कह सकते हैं कि जो अपनति, वलन का बीच का भाग अपनति, या इसको कह सकते हैं अपनति के उच्च स्थान, उच्च स्थान तथा तथा अभिनति, अभिनति के निम्न स्थान, निम्न स्थान को विभाजित करने वाली रेखा, विभाजित करने वाली काल्पनिक रेखा, रेखा को वलन का अक्ष कहते हैं। वलन का क्या कहते हैं, अक्ष कहते हैं। अगर मैं एक वलन का डायग्राम बनाऊं, मान लीजिए ये डायग्राम है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये वलन का अपने क्या पढ़ा है, अपनति। अपनति को वलन का क्या कहते हैं, उच्च स्थान भाग वाला। वलन का जो अपनति भाग है ये कौन सा हो जाएगा, वलन का उच्च स्थान भाग होगा। तो उस स्थान के जो उच्चतम स्थान, इसका अगर जो सर्वोच्च ऊंचा भाग होगा तो उसको अपन जो इस प्रकार जो डिवाइड करेंगे। इस प्रकार की जो रेखा, अगर ये 3D डायग्राम में जो संभव नहीं है, इस प्रकार की जो भुजा होगी उसको अपन क्या कह देंगे, जो या फिर अभिनति, या तो फिर यहाँ क्या अभिनति, अभिनति के निम्न स्थान को जो भाग बीच में से विभाजित करने वाली जो काल्पनिक रेखा होगी उसको अपन जो क्या करेंगे, वलन का जो अपन अक्ष करेंगे। उसको अपन क्या कहते हैं, वलन का जो अक्ष कहलाता है, कहलाता है। इसको अपन क्या कह सकते हैं, वलन का जो। और उसके बाद जो वलन का तल क्या होता है, वलन का अक्षीय तल, वलन का अक्षीय तल। तो अपन कह सकते हैं कि जो वलन का अक्ष क्या होगा, वलन का अभिनति भी, अपनति या अभिनति दो प्रकार के अक्ष हो गए। वलन का एक तो अभिनति होता है, एक अपनति अक्ष, दो प्रकार हो गए। तो अपनति और अभिनति, ये अगर मैंने डायग्राम बनाया, अगर इसको मैं 3D डायग्राम बनाता हूँ तो इस प्रकार की जो आकृति बनेगी, इस प्रकार की जो आकृति है जो बनेगी, इस प्रकार की अगर आकृति बनेगी तो अपन कह सकते हैं कि जो दोनों भुजाएं होती है, अपनति या अभिनति को जो जोड़ने का काम करती है, जो उसको अपन क्या कह सकते हैं, वलन का अक्षीय तल कह सकते हैं। अपन कह सकते हैं कि वलन की भुजाओं को जोड़ने वाला तल को अक्षीय तल कहते हैं, अक्षीय तल कहते हैं। वलन का जो अक्षीय तल क्या हो जाएगा, इसमें अगर ये इस प्रकार का अगर कोई इसमें जो बंकन होगा, ये मान लो इस प्रकार का कोई वलन है। ठीक है, ये क्या हो जाएगी, वलन की भुजा हो जाएगी। ये क्या हो जाएगी, ये वलन की भुजा हो जाएगी। और ये क्या हो जाएगा, वलन का अक्ष हो जाएगा। ये तो क्या हो जाएगा, वलन का अक्ष। और ये भी क्या हो जाएगा, वलन की जो एक प्रकार की ये जो भुजा हो जाएगी। और इसमें जो ये प्रकार पूरा इसको अगर ये तो क्या हो गई, ये अपन आप देखोगे तो ये क्या हो गई, ये अपन कह सकते हैं कि वलन का एक अक्ष है। परंतु ये जो इस प्रकार का पूरा तल होगा, ये जो क्या करेगा, ये इस भुजा को और इस भुजा को क्या कर रहा है, दोनों भागों को जो जोड़ने का कार्य करता है, तो उसको अपन क्या कह सकते हैं, ये वलन का पूरा के अक्ष है। ये क्या होगा, वलन का अक्ष तल है। तो इसमें अपन जो क्या करता है, ये दोनों भागों को जो जोड़ने का कार्य करता है, तो उसको अपन जो वलन का अक्षीय तल के बारे में कहते हैं। ठीक है, उसके बाद एक जो कि हिंज रेखा, ये क्या होती है, हिंज रेखा। ठीक है, अपन कह सकते हैं पहले तो अपन हिंज बिंदु के बारे में पढ़ते हैं। हिंज बिंदु, हिंज बिंदु क्या होगा, जो वलन का होगा, जो सबसे अधिक वक्राकार वाला भाग होगा, जो अधिकतम वक्रता दिखाई देगी, उस बिंदु जो अधिक बिंदु होंगे उसको जो जोड़ने वाला रेखा होगी, बिंदु को क्या कहेंगे, हिंज बिंदु कह देंगे। और जो बिंदु को जोड़ने वाली रेखा होगी तो उसको अपन क्या कह सकते हैं, अपन इसमें देख सकते हैं वलन के अधिकतम वक्रता वाले
बिंदुओं को हिंज बिंदु कहते हैं। हिंज बिंदु कहते हैं तथा बिंदुओं को जोड़ने वाली रेखा को हिंज रेखा कहा जाता है। ठीक है, इसमें अपन आपका ध्यान आ गया। तो वलन क्या होगा, जैसे मान लो ये बिंदु इनको जोड़ने वाला जो अधिकतम जहाँ से वक्र होगा उन बिंदुओं को जोड़ने वाला जो रेखा होगी उसको अपन क्या कह सकते हैं, हिंज रेखा कहते हैं। उसको अपन क्या कह सकते हैं, हिंज रेखा हो गई। जो पॉइंट हो गए अधिकतम वक्रता वाला। आप इसमें हिंज में याद रखोगे अधिकतम या अधिक वक्र वाला जो बिंदु होगा उसको अपन हिंज बिंदु, या उनको रेखाओं को बिंदु को जोड़ने वाली रेखा होगी वो क्या हो जाएगी, वो अपन कह सकते हैं कि हिंज रेखा हो जाएगी। उम्मीद कर ये आपको जो वलन का शीर्ष है या वलन का द्रोणी है या वलन का अक्ष है, वलन का अक्षीय तल है या हिंज बिंदु है, इसके बारे में आपको जो समझ में आ गया होगा। अब अपन जो इसमें पढ़ेंगे वलन के प्रकार के बारे में जो डिटेल में इसको अध्ययन करेंगे। तो वलन एक बार में इसको जो पूरी तरीके से जो साफ करेगा। ठीक है, अब अपन क्या करेंगे, जो वलन के प्रकार है उसके बारे में अपन अध्ययन करेंगे। तो मैं यहाँ डी लिख देता हूँ, वलन के प्रकार। वलन के प्रकार, तो वलन जैसे कई प्रकार, इसका कोई निश्चित नहीं है कि कौन सा क्या प्रकार है या कितने याद रखने, कोई संख्या है आपको याद नहीं रखनी। पहले इसमें अपन पढ़ेंगे सममित वलन। क्या पढ़ेंगे, सममित वलन। सममित वलन, ठीक है। पहला प्रकार कौन सा, सममित वलन। इसमें क्या हो जाएगा, दोनों जो भुजाएं होगी उनका झुकाव क्या होगा, बराबर होगा। या उनका जो नति से कोण बनेगा वो क्या होगा, दोनों का जो बराबर है जो बनेगा। तो इसको अपन क्या कह सकते हैं कि अगर जो संपीड़न होगा वो क्या होगा, बराबर होगा। क्षैतिज संचलन या जो क्षैतिज जो संपीड़न होगा वो दोनों से क्या होगा, बराबर होगा। मान लीजिए ये दोनों आ रही है तो इस प्रकार इसमें संपीड़न बराबर हो रहा है, तो इस प्रकार का जो आकृति बन जाएगी। और इसमें जो इसकी भुजा और इसकी जो भुजाएं होगी इसका जो झुकाव क्या होगा, बराबर होगा। तो इसमें अपन कह सकते हैं जो नति या इसका झुकाव है जो बराबर होगा। इसके अंतर्गत है जो, इसके अंतर्गत नति का झुकाव है जो बराबर होगा। ठीक है, इसमें एक तो क्या होगा, नति का है जो झुकाव है जो बराबर, यहाँ अपन नति समान होगी। इसमें अपन लिख सकते हैं कि नति समान होगी। नति है जो नति समान होगी तथा भुजाओं का झुकाव झुकाव भी बराबर होगा। इसके नाम में भी आपको पता है कि सममति, जो सममति है तो ये इसमें आप कह सकते हो कि इसके अंदर क्या है, तो नति भी क्या होगी, समान होगी। और उसका जो झुकाव है उसका भी ये क्या होगा, समान होगा। अर्थात इसमें कह सकते हैं ये किसका होता है, अर्थात इसके अंतर्गत है जो क्षैतिज संचलन है जो समान दर से कार्य करता है। क्या करता है, ये है जो क्षैतिज क्या करता है, क्षैतिज संचलन है जो समान रूप से कार्य करता है। तो आपको एक तो याद रखना है कि इसमें नति समान होगी, यहाँ फिर जो भुजाओं का जो झुकाव होगा वो भी क्या होगा, बराबर होगा। यहाँ क्षैतिज जो संचलन है जो समान दर से कार्य करता है। इस प्रकार का कोई भी कथन बना करके आपको दे दिया जाए तो उनका है जो ध्यान रखोगे। ये एक प्रकार का अपन कह सकते हैं कि खुला वलन। यह एक खुला वलन है। ये किस प्रकार का है, ये एक प्रकार का खुला वलन है। इसको प्रकार आप याद रखोगे। इसका अगर अपन मैं डायग्राम बनाऊं तो ये इस प्रकार है जो बनेगा। तो इसमें क्या हो जाएगा, ये जो झुकाव है जो बराबर हो जाएगा। ठीक है,
झुकाव है, दोनों का क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। यहाँ जो नति के साथ और जो झुकाव है क्षैतिज रेखा और उसके साथ जो कोण बनेगा वो कोण भी क्या होगा, दोनों साइड है जो बराबर होगा। तो इस प्रकार के अपन क्या कह सकते हैं कि ये एक सममिति जो अपन वलन है। अगर इस प्रकार देख सकते हैं, ये जो अपन दे दिया, तो इसमें भी ये अगर कोण बनेगा तो ये भी कोण क्या होगा, बराबर होगा, और इस तरफ भी ये भी कोण बनेगा तो क्या हो जाएगा, बराबर होगा, और दोनों का झुकाव है जो बराबर हो जाएगा। अगर इस प्रकार ये जो अगर समान दर से कार्य करेंगे और जो आकृति बनेगी तो वलन की जो अपन क्या कह सकते हैं, ये एक सममित वलन है, ठीक है। और उसके बाद अपन जो इसमें पढ़ेंगे असममित। अगर इसका अपन उदाहरण याद रखो तो आप याद एग्जाम्पल याद रख सकते हैं। एक तो जो जूरा पर्वत, एक तो है जिसको जूरा पर्वत है जो आप याद रख सकते हो, और दूसरा है जैक्रोस पर्वत। दूसरा कौन सा है, जैक्रोस पर्वत, जैक्रोस पर्वत। तो इसमें याद रखने जैसा क्या है कि भाई नति समान होगी, भुजाओं का झुकाव समान होगा, जो क्षैतिज संचलन होगा वो समान दर से कार्य करेगा। और दूसरा जो जूरा पर्वत है या जैक्रोस पर्वत है आप याद रखोगे, और ये एक खुदा वलन है। इस प्रकार का 3-4 स्टेटमेंट आप याद रखोगे, ज़्यादा रखने की बजाय आप है जो इन चीज़ों को याद रखोगे तो क्या हो जाएगा, आसानी से जो याद हो जाएगा। उसके बाद अपन है जो असममित वलन है इसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद है जो असममित वलन के बारे में पढ़ेंगे। असममित वलन, इसमें क्या होगा, इसमें अपन कह सकते हैं कि जो झुकाव होगा अपन जो नति की मात्रा है जो समान नहीं होगी, ये इसके विपरीत हो जाएगा। इसमें क्या हो जाएगा, नति की मात्रा है जो समान नहीं होगी, नति समान नहीं होगी, ठीक है, नति समान नहीं होगी। और क्या होगा, और इनमें जो झुकाव होगा, जो भुजाओं का झुकाव है वो भी क्या होगा, समान नहीं होगा, भुजाओं का झुकाव झुकाव समान नहीं होगा, समान नहीं होगा। यहाँ पर कह सकते हैं कि जो भुजाओं की लंबाई होगी वो भी क्या होगी, असमान होगी, ठीक है। भुजाओं की लंबाई लंबाई असमान होगी, असमान होगी। ये किसके अंदर होता है, ये जो असममित जैसी आकृति होती है इसके अंतर्गत ये होता है, ठीक है। एक तरफ की जो भुजा का झुकाव है जो कम होगा और दूसरी में क्या होगा, अधिक होगा। अगर मैं इस प्रकार का डायग्राम बनाऊं तो ये इसमें क्या हो जाएगा, एक तरफ की भुजा में और दूसरी तरफ की भुजा में लंबाई में भी अंतर आ जाएगा। उसकी जो नति में अगर आप देखोगे इस प्रकार की जो कोण बनेगा तो वो भी क्या हो जाएगा, समान नहीं होगा। तो ये कौन सा हो जाएगा, ये असममित वलन हो जाएगा। ये कौन सा हो जाएगा, असममित वलन हो जाएगा। तो इसमें क्या हो जाएगा, नति भी समान नहीं होगी, ठीक है। दूसरा क्या हो जाएगा, भुजाओं का झुकाव भी समान नहीं होगा, या भुजाओं की जो लंबाई भी है जो समान नहीं होगी। इसका जो उदाहरण है पेनाई एक पर्वत है, इसको आप याद रखें, पेनाई जो पर्वत श्रेणी है इसका आप जो एग्जांपल याद रख सकते हो, ठीक है। जो ग्रेट ब्रिटेन में उसकी आप जो आप याद रख सकते हो। तो इसका जो जूरा पर्वत जैक्रोस हो गया, इसका जो पेनाई जो पर्वत श्रेणी है आप एग्जांपल याद रख सकते हो, ठीक है। उसके बाद जो अपन अगला है जो उसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। देखिए अब इसमें जो अगला इसमें वलन दे रखा है वो है प्रतिवलन। प्रतिवलन में क्या होगा, अधिक संपीड़न के कारण होगा, क्या हो जाएगा, अधिक संपीड़न के कारण हो जाएगा, ठीक है। इसमें कर सकते हैं प्रतिवलन। इसमें एक तो प्रकार कौन सा हो जाएगा, प्रतिफलन, और दूसरा है इसको अपन कह सकते हैं समघनत्व, ठीक है। ठीक है। तो प्रतिफलन में क्या होगा, प्रतिफलन में क्या होगा, एक भुजा दूसरे पर उलट उलट जाएगी, ठीक है। एक भुजा दूसरे भुजा पर उलट जाएगी, इसके अंतर्गत है जो अत्यधिक अत्यधिक संपीड़न के कारण कारण एक भुजा दूसरी भुजा पर उलट जाती है, ठीक है। एक भुजा क्या हो जाएगी, दूसरी भुजा पर क्या हो जाएगी, उलट जाएगी, ठीक है। ये तो इसमें हो जाएगा, ये अपन कह सकते हैं कि जो प्रतिफलन है इसमें हो जाएगी, ठीक है। और उसमें और क्या हो जाएगा, और इसमें कह सकते हैं कि क्षैतिज नहीं होगी, ये जो भुजाएं होगी वो क्या होगी, क्षैतिज नहीं होगी, ठीक है। इसके अंदर कह सकते हैं वलन की भुजाएं हैं जो क्षैतिज नहीं होगी, वलन की भुजाएं हैं जो क्षैतिज दिशा में नहीं होगी।
ये आप ध्यान रखो। इसमें क्या हो जाएगा, अत्यधिक क्या होगा, अत्यधिक संपीड़न होगा प्रतिगलन, जिसमें क्या हो जाएगा, एक प्रकार से एक बल जो अधिक कार्य करेगा, दूसरा बल है जो कम कार्य करेगा, ठीक है। प्रति अपन कहते हैं क्रिया की प्रतिक्रिया, मतलब जो कहते हैं नहीं कि ईंट का जवाब पत्थर से ही जाना, ठीक है। तो ये जैसे ये जो अपन कह सकते हैं कि इसमें एक की भुजा जो दूसरी भुजा पर क्या हो जाती है, उलट जाती है। यहाँ पे अपन कह सकते हैं कि बलन की भुजा जो क्षैतिज दिशा में यहाँ इसमें जो नहीं होती, इस प्रकार जैसे क्षैतिज दिशा में नहीं होगी, क्या हो जाएगी, ये इस प्रकार है जो, मान लीजिए इस प्रकार आकृति हो जाएगी, यहाँ इस प्रकार एग्जैक्ट इस प्रकार नहीं होगी, क्षैतिज दिशा में जो नहीं होगी। तो इसको अपन क्या कह सकते हैं कि यह है एक, ये इस अंदर क्या हो गया, ये जो संपीड़न के कारण हो गया, ठीक है। अत्यधिक संपीड़न, एक भुजा दूसरे पर है जो उलट जाती है, ये कौन सी हो जाएगी, सममित वलन हो जाएगी। इसमें जो क्या हो जाएगा, दोनों का नति सममित क्या हो जाएगी, दोनों की नति समान होगी, ठीक है। क्या होगी, दोनों की नति है जो, दोनों की नति समान हो गई, ठीक है। दोनों की नति क्या हो जाएगी, समान हो जाएगी, ठीक है। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको ये बात समझ में आ जाएगी। और दूसरा क्या हो जाएगा, ये क्षैतिज जो भुजाएं होगी, भुजाएं हैं जो समांतर हो जाएगी, इसके अंदर क्या हो जाएगा, भुजाएं हैं जो क्या हो जाएगी, समांतर हो जाएगी, ठीक है। क्षैतिज दिशा में होगा कि इस प्रकार है जो समांतर हो जाती है, ठीक है। इसमें इस प्रकार क्या हो जाती है, जो भुजाएं हैं जो समांतर होती है, परंतु परंतु क्षैतिज में नहीं, क्षैतिज दिशा में नहीं। तो ये आप इस चीज़ों को है जो, इसमें जो नति की क्या हो जाती है, समान होती है, दोनों में क्या होता है, जो भुजाएं समांतर होती है, परंतु इस प्रकार है जो समांतर हो जाती है, ठीक है। एग्जैक्ट इस प्रकार की जो आकृति बन जाएगी, ये किसमें हो जाता है, ये जो समनत वलन इसमें हो जाता है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये बात है यहाँ तक आपको जो समझ में आ गई होगी, ठीक है। उसके बाद है जो एक नत वलन, ठीक है। इसके अंतर्गत अगला अपन देखेंगे एक नत वलन। इसका कौन सा प्रकार है अगला, एक नत वलन। एक नत वलन के अंतर्गत क्या हो जाएगा, इसमें जो अपन कह सकते हैं कि एक भुजा जो ऊर्ध्वाधर हो जाती है और दूसरी भुजा है जो क्या रहती है, जो क्षैतिज दिशा में रहती है। इसके अंदर कह सकते हैं कि एक भुजा है जो इसके अंतर्गत, इसके अंतर्गत संपीड़न के कारण, संपीड़न के कारण एक भुजा, भुजा है जो ऊर्ध्वाधर हो जाती है तथा दूसरी भुजा, दूसरी भुजा जो क्षैतिज दिशा में रहती है, क्षैतिज दिशा में रहती है। इसमें क्या हो जाएगा, संपीड़न के कारण क्या हो जाएगा, एक भुजा है जो ऊर्ध्वाधर है, जो ऊर्ध्वाधर या 90 डिग्री है, जो इस प्रकार अपन कह सकते हैं कि मान लीजिए ये, इसमें अगर मान लीजिए वलन पड़ा तो इस प्रकार के जो क्षैतिज दिशा में हो जाएगी, ठीक है। तो इस प्रकार है जो एक भुजा में क्या हो जाएगा, जो अधिक झुकाव है या ऊर्ध्वाधर हो जाएगी, और दूसरी भुजा क्या रहेगी, क्षैतिज दिशा में ही रहेगी, ठीक है। अपन है जो इस प्रकार अपन कह सकते हैं, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, ये जो इस प्रकार है जो इसमें जो बल है जो ज़्यादा लगेगा, एक में एक भुजा में क्या हो जाएगा, बल है जो ज़्यादा लगेगा, और इसमें क्या हो जाएगा, एक जो भुजा का झुकाव हो जाएगा वो तो क्या हो जाएगा, साधारण। अपन कह सकते हैं कि ये इसमें कितनी भुजा होगी, टोटल मान लो 2 भुजा होती, मान लो एक भुजा ये है और दूसरी भुजा ये, एक में क्या हो जाएगा, जो झुकाव होगा, झुकाव कैसा होगा, साधारण होगा, और दूसरी में क्या हो जाएगा, दूसरी में जो झुकाव है अधिक होगा, ठीक है। झुकाव क्या होगा, अधिक होगा। इसकी ढाल कैसे होगी, इसकी ढाल है जो साधारण होगी, साधारण होगी। इसकी ढाल कैसे हो जाएगी, इसकी ढाल जो तीव्र हो जाएगी, इसकी ढाल क्या हो जाएगी, तीव्र हो जाएगी। तो ये इसमें इस प्रकार अपन कह सकते हैं कि एक की ढाल कैसी है, तीव्र है, और दूसरी की जो साधारण ढाल है। दूसरा क्या है, जो लगभग है जो साधारण या क्रमशः ढाल का है, मतलब इसमें ढाल में जो चेंजेबल तुरंत चेंजेबल नहीं आता, ठीक है। तो उसमें क्या कह सकते हैं, ये कहता है एक नत वलन है, ठीक है। तो आपको इसमें ध्यान क्या रखना है, इसमें जो निम्नलिखित में से किसमें जो एक भुजा ऊर्ध्वाधर या संपूर्ण हो जाती है, ये एक नत वलन की है जो मेन जो पॉइंट है आपको याद रखना है। जो अपने सममित है या असममित है वलन है या एक नत है या प्रतिवलन में जो एक एक चीज़ आपको जो पकड़ के याद रखनी है, तो उसमें जो क्या अंतर है वो याद रखना। तो इसमें क्या हो जाती है, एक भुजा जो ऊर्ध्वाधर हो जाती है और दूसरी भुजा जो क्षैतिज दिशा में रहती है, ठीक है। एक का जो ढाल है वो कैसा रहता है, साधारण रहता है, दूसरे का जो ढाल है वो तीव्र हो जाता है, ठीक है। और इसमें जो झुकाव भी क्या होता है, एक का साधारण रहता है, दूसरे का जो तीव्र गति से होता है। ये लगभग इसका निर्माण का कारण क्या है, इसके जो निर्माण का कारण है,
जो लंबवत संचलन के कारण, लंबवत संचलन के कारण, ठीक है, लंबवत संचलन के कारण, जरूरी नहीं है लंबवत भी क्षैतिज संचलन के कारण भी निर्माण हो सकता है, परंतु अधिकतर इसमें क्या है, जो लंबवत संचलन के कारण है जो इस प्रकार का निर्माण होता है, ठीक है। तो इसमें दूसरा इसमें है जो अपन अगला फलन का जो प्रकार है इसमें कहते हैं जो परिवलित, परिवलित अपन कह सकते हैं यहाँ श्यान फलन, परिवलित श्यान फलन, श्यान फलन, इसके अंदर अत्यधिक संपीड़न के कारण है जो अत्यधिक संपीड़न के कारण कारण फलन की भुजाएं, भुजा क्या हो जाती है, एक तो समांतर हो जाती है, समांतर और क्षैतिज दिशा में हो जाती है। अभी तक अपन ने जो पहले वलन पढ़ा था, एक सममित वलन पढ़ा था, उसमें समांतर होती है परंतु जो क्षैतिज दिशा में नहीं होती, इसमें क्या हो जाती है, समांतर के साथ है जो क्षैतिज दिशा में भी हो जाती है। मान लीजिए ये अपन एक कोई भी इस प्रकार का जो वलन बनाए, ठीक है, इस प्रकार का जो वलन बनाए, ठीक है, मैंने 1 2 3 नाम दे दिए, इसमें अगर कोई भी झुकाव हो जो इस प्रकार हो जाए, ये इस प्रकार का जो झुकाव हो जाएगा, ठीक है, इस प्रकार का मान लो एक ये था तो झुक करके यहाँ पर आ जाएगा, अगर 2 ये था तो फिर 2 ये हो जाएगा, अगर अपन इसको भी दे सकते हैं तो ये 3 था तो ये इस प्रकार का जो आकृति बन जाएगी, तो ये क्या हो जाएगा, ये एक प्रकार का क्या हो जाएगा, ये समांतर भी है और क्षैतिज भी है। तो आपको इसमें याद रखना समांतर और क्षैतिज है जो किस प्रकार के वलन में है, तो आपको पॉइंट याद रखना है समांतर और जो क्षैतिज वलन की दिशा है जो किसमें होती है, जो परवलित या श्याम बल के अंतर्गत होती है। इसका जो निर्माण का कारण क्या है, अत्यधिक संपीड़न, इसका जो निर्माण का कारण क्या है, अत्यधिक संपीड़न है। और एक नत वलन का आपका जो लंबवत है याद रखोगे, इसमें भी जो संपीड़न की भुजा एक है जो ऊर्ध्वाधर हो जाती है, ठीक है, आप ये याद रखोगे, ठीक है। उसके बाद है अपन जो एक है फैन फोल्ड, फैन फोल्ड या पंखा वलन किसको कहते हैं उसके बारे में अपन लिख सकते हैं, इसको मैं पंखा वलन, पंखा वलन में क्या होगा, जो वलन होगा उसमें अपनति या अभिनतियां होगी, परंतु अपनति या एक अभिनति या अपनतियों में कई सारी अभिनतियां या अभिनति होगी, तो ये अपन कह सकते हैं कि ये मान लो इस प्रकार का, ठीक है। ठीक, इसमें तो क्या होगी, दो अभिनति और अभिनतियों में कई प्रकार की अभिनति और अभिनतियां पाई जाती है, तो कौन सा वलन हो जाएगा, पंखा वलन हो जाएगा या पंख वलन हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा, फैन फोल्ड हो जाएगा, इसको पढ़ा जो फैन फोल्ड के नाम से भी जाना जाता है। तो उसको अगर अपन लिख सकते हैं कि मैं डायग्राम को इसको इरेज कर रहा, ठीक है, इसके अंतर्गत है जो इसके अंतर्गत क्या है, अपनतियां, अपनतियां या अभिनतियां, अपनतियां और अभिनतियों में कई सारी अभिनति, अपनति, अपनतियां या अभिनतियां पाई जाती है, ठीक है। इसमें क्या हो जाएगा, पंख वलन में क्या हो जाएगा, पंखा वलन में जो अपनतियां या अभिनतियां बड़ी होगी तो उसमें जो कई सारी अपनतियां या छोटी छोटी अभिनतियां जो पाई जाएगी, तो ये कौन सा वलन हो जाएगा, ये जो अपन कह सकते हैं कि पंखा वलन हो जाएगा। उसके बाद अपन है जो एक नैप या गिरवाखंड क्या होता है इसके बारे में हम देखते हैं। इसका अंतर्गत लिखा हुआ नापे या जो गिरवाखंड, इसमें क्या होता है, अत्यधिक जो दबाव होगा, क्या हो जाएगा, अत्यधिक दबाव होगा। अगर आप किसी भी जो ऐसा ठोस पदार्थ है या कोई भी आप ले लोगे तो उसमें जो क्या हो जाएगा, वलन के साथ है जो टूट जाएगा, एक भुजा क्या हो जाएगी, टूट करके दूसरी और विस्थापित हो जाती है। इसके अंतर्गत अपन लिख सकते हैं कि इसके अंतर्गत एक भुजा भुजा टूट कर
दूसरी भुजा पर विस्थापित हो जाती है। ये किसमें होता है? ये नापे यहाँ गिरवाखंड में होता है। ये अब आप ध्यान रखोगे कि ये क्या है कि एक टूट कर दूसरे पर भुजा पर आ जाती है, तो इसका क्या कारण है? तो अत्यधिक जो संपीड़न के कारण होगा। कोई भी ठोस पदार्थ होगा या ठोस चट्टान होगी तो वो क्या हो जाएगी, फिर उसको जो इलास्टिक नहीं होगी तो फिर वो उसमें क्या हो जाएगा, फॉल्ट होते टाइम क्या हो जाएगी, टूट जाएगी। तो उसको अपन क्या कह सकते हैं कि जो टूट करके दूसरे गिरवाखंड पर आ जाती है। अगर मान लीजिए ये इस प्रकार का कोई बना है तो इस प्रकार जो टूट करके जो इस प्रकार आ गई, ये भुजा इस पर इसके बराबर है जो आ गई है, यहाँ से अगर कहीं से भी ये जो करेक्ट भी हो सकती है। तो ये इसमें जो नापे यहाँ जो अपन गिरवाखंड कह सकते हैं। ठीक है, अगला इसमें दे रखा है अवनमन वलन। जैसे किसी भी आप जैसे इसमें 5-7 जो प्रकार दे रखे हैं, आप छोटी छोटी जो इसमें टर्मोलॉजी अलग जो यूनिक बनाती है इस परिभाषा को, तो वो चीज़ें आप याद रखोगे तो क्या हो जाएगा, जो स्पेसिफाई यहाँ पे जो आसानी से जो याद रख पाओगे। तो इसमें क्या होगा, जब किसी जो कोई भी जो वलन है, वलन की जो क्षैतिज के समांतर न होकर उसके साथ कोई क्या होगा, कोई भी कौन बनाएगा। तो इसमें इसके अंतर्गत अंतर्गत वलन क्षैतिज के समांतर समांतर न होकर उसके साथ कौन बनाता है। मान लीजिए इस प्रकार का अगर कोई भी एक भूभाग है और इसमें क्या हो जाएगा, इस प्रकार का कोई वलन हो जाएगा, इस प्रकार का इसमें वलन हो जाएगा, तो ये क्या करेगा, ये इस प्रकार का जो कोई भी जो क्षैतिज न होकर के क्या हो जाएगा, उसके जो समांतर होकर के क्या बनता है, कौन बनाता है। तो उसको अपन क्या कह सकते हैं कि ये एक अवनमन है। ये कौन सा है, अवनमन वलन है। ठीक है, ये कौन सा है, अवनमन वलन है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये बात आपको यहाँ तक है जो समझ में आ गई होगी। ठीक है, उसके बाद इसमें जो एक है बंद वलन और खुला वलन। एक है जो कौन सा है, बंद वलन और खुला वलन। एक तो कौन सा है, बंद वलन, और दूसरा कौन सा है, खुला वलन। खुला वलन, इसमें आप मेनली क्या टर्मोलॉजी या क्या ऐसी चीज़ है तो याद रखोगे। तो इसमें क्या हो जाएगी, जो खुले वलन में जो भुजा होगी वो क्या होगी, 90 डिग्री से अधिक होगी। इसमें क्या हो जाएगी, भुजा 90 डिग्री से अधिक, और कह सकते हैं कि 180 से कम, 180 के डिग्री के बीच की जो भुजाएं होगी। तो उसमें जो कोण कितने का बनेगा, भुजाओं के बीच का कोण 90 से 80, 90 से अधिक परंतु 180 डिग्री से कम बनेगा। तो इसमें जो ये हो जाएगा खुला वलन, और इसमें जो भुजाओं के बीच का जो कोण कैसा होगा, न्यून कोण होगा। इसमें जो कोण कैसा होगा, न्यून कोण है जो निर्माण होगा। ठीक है, न्यून कोण मतलब 90 से जो कम। तो इसमें आप याद रखोगे खुला वलन और बंद वलन में जो एक में तो जो भुजाओं के बीच का जो क्या कौन सा कोण बढ़ेगा, न्यून कोण बढ़ेगा। तो अपना पे जो अपन कह सकते हैं कि भुजाएं क्या हो जाएगी, बंद हो जाएगी, और दूसरे में क्या हो जाएगी, भुजाओं के बीच से जो कोण क्या हो जाएगा, जो खुला वलन में क्या हो जाएगा, 90 से अधिक होगा, और जो 180 से कम होगा। तो ये कौन सा वलन हो जाएगा, ये अपन बंद वलन और खुला वलन का आप जो अंतर याद कर सकते हैं। तो ये अपन ने जो वलन के जो प्रकार थे, सममित, असममित, प्रतिवलन, या एक नति वलन हो गया, या प्रतिवलन हो गया, या परिवलन, परि जो श्यान वलन हो गया, या अवनमन वलन हो गया, बंद वलन हो गया, खुला वलन हो गया, इसके बारे में जो डिटेल्स है जो अपन ने अध्ययन कर लिया। अब अपन ने जो अंतर्जात और बहिर्जात दो प्रकार के अगर मैं स्टार्टिंग आपको क्लास में ले जाना चाहूँ तो अंतर्जात और बहिर्जात से स्टार्ट किया था। ठीक है, अंतर्जात में और बहिर्जात में तो जो अपन ने पटल विरूपण पढ़ा था, उसके बाद जो अपन ने आकस्मिक जो अंतर्जात, आकस्मिक में जो अपन ने पढ़ा था कि ज्वालामुखी और भूकंप जैसी क्रिया होती। ठीक है, वो अपन ने इसके बाद जो अंतर्जात शक्तियों का जो टॉपिक बनेगा, जो अपन कह सकता हूँ कि भूकंप के बारे में या फिर ज्वालामुखी के बारे में जो डिटेल से क्लास आ जाएगी। ठीक है, और उसके जो महादेश जनक हो गए थे, ठीक है, जो महाद्वीपों के जो उच्चावच है या अवलंबन है या निर्गमन है या निमज्जन जैसी प्रक्रिया होती वो अपन ने जो पूरी तरीके से देख ली थी। उसके बाद अपन ने जो पर्वत निर्माण कार्य, यहाँ जो पर्वतों का निर्माण के कारण अपन जो एक तो तनाव हो गया या संपीड़न हो गया, तनाव के कारण जो भ्रंशन होता है उसके बारे में अपन ने जो यहाँ छटकन जैसी क्रिया देख ली थी। उसके बाद अपन जो संपीड़न के कारण जो समवलन और वलन है जो आज है देख लिया। ठीक है, उसके बाद है जो आकस्मिक जो अंतर्जात बल है, जिसमें अपन ने क्या पढ़ा था कि जो कह सकता हूँ कि ज्वालामुखी और भूकंप के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद जो बहिर्जात प्रक्रिया होती है, अनाच्छादन जो इरोजन होता है, जिसमें अपक्षय और अपरदन जैसी क्रिया होती है, तो उसके बाद जो ये चैप्टर में आ जाएगा। तो ये चैप्टर जो लंबा चलेगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक ये जो क्लास आपको समझ में आ गई होगी, और क्लास को देखने के लिए आप सभी मित्रों का धन्यवाद। थैंक यू।